साल था 2006 का। जगह थी नोएडा का सेक्टर 31। नोएडा के इस इलाके में था एक बंगलो, जिसके अंदर एक ऐसा सच दफन था जो सामने आते ही इंसानियत पर एक बहुत बड़ा कलंक बन चुका था। 19 छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां एक ही जगह से एक ही तरीके से गायब होने लगे, पर हमारी पुलिस वो तो आंख बंद कर बैठी थी। जब सच सामने आया तो पता चला कि ये केस महज कोई आम केस नहीं था, बल्कि एक ऐसी दर्दनाक और खौफनाक दास्तान थी जिसको सुनकर शायद आपका भी इंसानियत पर से भरोसा ही उठ जाएगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं निठारी केस की। ये एक ऐसा केस था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पर सवाल तो ये है कि क्या ये महज किसी एक इंसान की शैतानी सोच थी, या फिर हमारे इस पूरे सिस्टम की एक बहुत ही शर्मनाक हार। साल था 2006 का। जगह थी नोएडा, सेक्टर 31 से सटा हुआ निठारी इलाका। इस निठारी इलाके में रहते थे मजदूर तबके के गरीब लोग। इस निठारी इलाके से पिछले कुछ महीनों से एक एक करके बहुत से बच्चे गायब हुए हैं। और जब उनके माँ बाप उनके गायब होने की रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो पुलिस उन्हें ये कहकर भगा देती है कि तुम्हारे बच्चे तो अपने आप ही घर छोड़कर भाग गए होंगे, इसमें रिपोर्ट लिखने जैसा कुछ भी नहीं। और पुलिस की इसी लापरवाही के चलते एक एक कर इस निठारी इलाके से बच्चों के गायब होने का सिलसिला यूं ही जारी रहता है। कुछ बच्चे जो इस एरिया से गायब हुए और जिनका नाम ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में आया, वो कुछ यूं थे। पायल, जिसकी एज थी 14 से 17 ईयर्स। रिम्पा हलदर, जिसकी एज थी 14 ईयर्स। प्रिया, जिसकी एज थी 7 ईयर्स। दीपिका, एज 8 ईयर्स। और ऐसे टोटल 19 से भी ज़्यादा बच्चे इस एरिया से गायब हुए। और इनके गायब होने में एक वियर्ड पैटर्न नोटिस करा है। जिसने भी इन बच्चों को गायब होने से पहले देखा, उन सबका कहना था कि ये बच्चे गायब होने से पहले इस निठारी इलाके से सटे नोएडा सेक्टर 31 की कोठी नंबर D5 के आसपास देखे गए थे। उसके बाद ये कहाँ गए, एट द वेरी इनिशियल स्टेज पुलिस इस केस को बहुत ही ज्यादा लीनियंटली ले रही थी, पर सिर्फ जब तक इन गायब हुए बच्चों में से एक बच्ची पायल के माँ बाप ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर निठारी पुलिस को मजबूर नहीं कर दिया कि वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करे। शुरुआत में तो जब पायल के माँ बाप भी अपनी कंप्लेन लेकर पुलिस के पास पहुंचे, तो उन्हें ये सुनने को मिला कि तुम्हारी बेटी तो जवान है, किसी लड़की के साथ भाग गई। पर पायल के माँ बाप और गायब हुए बच्चों के माँ बाप की तरह शांत नहीं बैठे, बल्कि वो आवाज उठाते हैं। वो अपनी आवाज उठाते हैं और पहुंच जाते हैं उस टाइम के नोएडा के एसएसपी के पास। और जब वो नोएडा के एसएसपी को अपनी कंप्लेंट बताते हैं, तो तुरंत निठारी पुलिस को ऑर्डर जारी कर देते हैं कि उस केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करें। अपने सीनियर का ऑर्डर मिलने के बाद निठारी पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट तो करती है, बट महज दिखावे की। जैसा कि पायल के पापा ने बताया था कि पायल गायब होने से पहले इस कोठी नंबर D5 के आसपास देखी गई थी, तो निठारी पुलिस की एक टीम कोठी D5 पे जाती है और एक शख्स को उठाकर लाती है। जब उससे पूछताछ करी जाती है तो पता चलता है कि वो उस कोठी का केयर टेकर है, जिसका नाम है सुरेंद्र कोहली। निठारी पुलिस उससे धीरे धीरे और भी कुछ पूछताछ करती है, उसके बाद उसे छोड़ देती है, ये कहकर कि एक आम सा गरीब नौकर क्या ही कर ले। और ये कहकर वो इस केस को ठंडे वस्त्र में डाल देती है। पर उधर पायल के माँ बाप, जो अपनी बेटी के लिए बहुत ही ज्यादा चिंतित थे, वो पुलिस की इस लापरवाही को देख रहे और इससे परेशान होकर वो पहुंच जाते हैं अपने एरिया के लोकल कोर्ट। पुलिस के खिलाफ अपील करते हैं और वहाँ का लोकल कोर्ट पुलिस को ऑर्डर देता है कि वो उस केस की फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करे। और ये पहली बार था कोर्ट के ऑर्डर मिलने के बाद कि निठारी पुलिस ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन ऑनेस्टली स्टार्ट किया। और कुछ रिपोर्ट्स की माने तो जब निठारी पुलिस पहली बार इस कोठी नंबर D5 के अंदर गई और अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी, तो उन्हें कुछ भी वियर्ड नहीं मिला। पर वो कहते हैं ना, आखिर कब तक सच को दबा के रख सकते हैं, एक ना एक दिन सच चीख बनकर गूंजता जरूर है। कुछ ऐसा ही हुआ इस केस में भी। जब पुलिस की इन्वेस्टिगेटिंग टीम का एक मेंबर इस कोठी के आसपास कुछ जांच कर रहा था, तभी उसकी नजर जाती है इस कोठी के पीछे बहने वाले एक अन्य नाले। और जब वो नाले के पास जाके देखता है तो वो वियर्ड चीज नोटिस करता है। वो देखता है नाले का स्पेशली वो हिस्सा जो इस कोठी के पीछे से होकर गुजर रहा है, उस हिस्से में फ्लोट कर रहे हैं बहुत सारे गार्बेज बैग।
काली और नीली पन्नी है, जैसे हम आमतौर पर अपने घर में कूड़ा फेंकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पर जब वो आसपास नजर दौड़ाता है तो उसे पता चलता है कि आसपास ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा एरिया साफ है। और बस यही चीज उसको ट्रिगर कर जाती है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो तुरंत एक सफाई कर्मचारी को बुलाता है और उस नाले में उतारता है और इन्हीं पॉली बैग्स में से एक पॉली बैग को बाहर निकालता है। और जैसे ही उस पॉली बैग को खोला जाता है तो एक ऐसा सच सामने आता है जो पूरी इंसानियत को शर्मसार करके रख देता है। जब वो पॉली बैग खुला, इवन वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी टहल कर रहे हैं, क्योंकि उसमें मौजूद थे छोटे छोटे मासूम बच्चे और बच्चियों की बॉडी के कटे हुए पार्ट, जैसे कि हाथ, सर, पैर। इसके बाद क्या, एक के बाद एक 40 से भी ज्यादा ऐसी पॉली बैग्स इस गंदे नाले से निकाली जाती है और भेज दी जाती है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के पास जांच के लिए। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ये कंफर्म करता है कि इन 40 से भी ज्यादा पॉली बैग्स में मौजूद थी 17 छोटे बच्चे और बच्चियों की लाशों की। इसके तुरंत बाद निठारी पुलिस इस कोठी D5 के मालिक मुनिंदर सिंह पंढेर और इस कोठी के केयरटेकर कोहली को उठाती है और पूछताछ स्टार्ट करती है, जिसमें उस दौरान नोएडा के SSP और सर्कल ऑफिसर, जिनका नाम कुछ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग RKS राठौर और दीपक यादव था, वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन को लीड करते हैं और पंढेर और कोहली से पूछताछ करते हैं। पर इस केस की इन्वेस्टिगेशन बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहती है, क्योंकि निठारी के लोगों का और उन माँ बाप का जिन्होंने अपने बच्चे इन सब में खोए, उनका कहना था कि वो पुलिस जिसने इतने सारे बच्चों के गायब होने को इतना लीनियंटली लिया, क्या गारंटी है कि वो इस केस की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर पाएगी। जिसके चलते उन्होंने डिमांड्स उठाना स्टार्ट करी, CBI इंक्वायरी की। इस केस की गंभीरता को देखते हुए और लोगों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए उस टाइम की यूपी गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वो इस केस को निठारी पुलिस से लेकर CBI को हैंडओवर करेगी। और 11 जनवरी 2007 में वो दिन था जब ये केस निठारी पुलिस से लेकर CBI को ऑफिशियली तौर पर हैंडओवर करा गया। और CBI की एक इन्वेस्टिगेटिंग टीम अंडर द लीडरशिप ऑफ JP सिंह इस केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है और पूछताछ शुरू करती है कोहली और पंढेर से। एट द वेरी इनिशियल स्टेज दोनों का यही कहना होता है कि उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है और वो दोनों ही बिल्कुल इनोसेंट हैं। पर जैसे ही CBI अपना शिकंजा कसती है तो एक ऐसा सच सामने आता है जो हैवानियत और दरिंदगी की एक नई मिसाल कायम करता है। सबसे पहले कोहली टूटता है और वो सच बोलना शुरू करता है। कोहली बताता है कि कैसे पंढेर, जो इस कोठी D5 का मालिक था, वो यहाँ पर महज अपनी अय्याशियों के लिए आया करता था। वो रात के टाइम यहाँ पर प्रोस्टिट्यूट्स यानी कॉल गर्ल्स को बुलाया करता था, जो कि रात को आती थी और सुबह चली जाती थी। ऐसे ही एक रोज जब पंढेर ने इस कोठी पर एक लड़की को बुलाया और जब वो सुबह के दौरान वापस जा रही थी, तभी कोहली और उस लड़की के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, जिसके दौरान वो लड़की कोहली की फिजिकल एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज पे कुछ सवाल उठा देती है, जिसके चलते कोहली की ईगो ट्रिगर होती है और वो उसी लड़की के दुपट्टे से उसका गला दबाकर उसकी जान ले लेता है। पर वो यही नहीं रुकता है, वो उसकी डेड बॉडी के साथ भी मॉलेस्टेशन करता है। उसके बाद उसको बाथरूम में ले जाता है, उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करता है और फिर उन्हीं टुकड़ों में से कुछ टुकड़े उसी कोठी D5 के किचन में पकाने खाता है और बचे हुए टुकड़ों को पॉली बैग में डालकर नाले में। इसके बाद तो कोहली ने बताया कि कैसे ये उसके लिए बहुत आम हो गया, उसे इन सब में लिटरली मजा आने लगा और ये उसके लिए कैसे सेटिस्फाइंग बन चुका था। जिसके बाद उसने शुरू करा छोटे छोटे मासूम बच्चे और बच्चियों को अपना शिकार करना, जिसमें वो टॉफी, चॉकलेट्स और कुछ खिलौने के बहाने बच्चों को उस कोठी पे बुलाता, उनका मॉलेस्टेशन करता, फिर उनको मारता, फिर उनकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करता और उसके बाद उन टुकड़ों में से कुछ पकाता, खाता और बचे पॉली बैग में डालकर वैसे ही नाले में फेंक देता। जैसे ही सच सामने आया, CBI की इन्वेस्टिगेटिंग टीम भी टहल कर रह गई। जहां CBI की टीम कोहली को एक साइको किलर समझ रही थी, पर वहीं अब कोहली उनके लिए नरभक्षी यानी कैनिमल बन चुका था। वहीं CBI की इन्वेस्टिगेटिंग टीम पंढेर से भी पूछताछ कर रही है। पंढेर से पूछताछ करने के दौरान पंढेर का शुरुआत से यही कहना था कि उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, उसने कोई मर्डर नहीं कराया और ना ही उसको इन सब के बारे में पता था। बस CBI की टीम एज यूजुअल उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती और वो उसकी कॉल और लोकेशन हिस्ट्री निकालना स्टार्ट करती, ताकि ये पता चल सके कि पंढेर कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ। उसकी कॉल हिस्ट्री से पता चलता है कि पंढेर के कनेक्शन प्रोस्टिट्यूशन के साथ तो थे ही थे, बल्कि वो कुछ इलीगल चीज़ों में इन्वॉल्व था, लाइक ड्रग्स,
connection with mafias and human trafficking, जो कि पंढेर ने आगे जाके खुद भी एक्सेप्ट करा कि इससे कनेक्शन इन सब चीज़ों के साथ थे, पर तब भी उसका यही कहना था कि उसको इन मर्डर्स के बारे में कुछ नहीं पता। इतनी सब इंफॉर्मेशन मिलने के बाद सीबीआई की इन्वेस्टिगेटिंग टीम डिसाइड करती है कि वो पंढेर और कोहली का नार्को टेस्ट कराए, क्योंकि उनको कुछ डाउट्स थे जो उन्हें क्लियर करने। उनका डाउट नंबर 1 ये था कि कहीं कोहली पंढेर के प्रेशर में या पंढेर के कहने पर सारे इल्जाम अपने सर तो नहीं ले रहा है, जो कि पॉसिबल हो सकता है। फर्दर उनका डाउट नंबर 2 ये था कि कहीं इस केस में ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग का लिंक तो नहीं है, क्योंकि 1997 में इसी एरिया के एक डॉक्टर नवीन चौधरी को अरेस्ट करा गया था, जो कि इन्वॉल्व था ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग में। फर्दर कुछ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने ये भी बताया था कि जिस तरीके से इन 17 बच्चों की लाशों को काटा गया है, उनके सर के नीचे का हिस्सा और पैर के ऊपर का हिस्सा, धड़ का हिस्सा गायब है, जो कहीं ना कहीं ये पॉइंट करता था कि इस केस में ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग का लिंक भी हो सकता है। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नार्को टेस्ट में सामने नहीं आया और ये क्लियर हो गया कि पंढेर जो कि उस कोठी का मालिक था, वो इलीगल चीज़ों में तो शामिल था, पर उसका इन मर्डर्स से कोई लिंक नहीं था। वहीं कोहली अकेला एक्यूज था इन 17 बच्चों के मर्डर। फाइनली जब सीबीआई ने अपनी फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट करी तो उसमें उन्होंने मेंशन करा कि पंढेर जो इस कोठी नंबर D5 का मालिक था, उसका इन मर्डर से कोई लेना देना नहीं था और ऐसे कोई भी एविडेंस नहीं सामने आई जो कि पंढेर और इन मर्डर्स के बीच में लिंक एस्टैब्लिश कर सके। हालांकि पंढेर बहुत सी लीगल एक्टिविटीज लाइक प्रोस्टिट्यूशन, ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल था, पर वहीं कोहली को सीबीआई ने एक्यूज करा उन 17 मासूम छोटे बच्चे और बच्चियों के मर्डर के आगे। फर्दर सीबीआई दोनों को पेश करती है गाजियाबाद के लोकल कोर्ट में, जहां पर एक सुनवाई चलती है और गाजियाबाद का वो लोकल कोर्ट पंढेर को इलीगल एक्टिविटीज में शामिल होने के चलते 7 साल की कड़ी सजा सुनाता है। वहीं कोहली जिसके ऊपर 17 बच्चों के मर्डर के आरोप थे, उनमें से महज 12 ही उसके ऊपर साबित हो पाते हैं, जिसके चलते उसे कैपिटल पनिशमेंट यानी डेथ पेनल्टी मिलती है। अब आपको ये लग रहा होगा कि चलो कातिल पकड़ा गया, उसको सजा भी मिल गई, अब सब कुछ खत्म, राइट, हैप्पी एंडिंग होगी स्टोरी, ये लग रहा होगा। पर यहाँ आप गलत हैं, क्योंकि जैसे ही ये केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में मूव करता है, वो 16 अक्टूबर 2023 को अपनी वर्डिक्ट में ये कहते हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे सीरियस फ्लॉज हैं, एविडेंस टेम्पर हो चुके हैं बिकॉज ऑफ डिले इन इन्वेस्टिगेशन एंड फर्दर प्रोसिक्यूशन ये क्लियरली साबित नहीं कर पाया है कि पंढेर और कोहली का इस केस से कोई लिंक था, जिसके चलते इलाहाबाद हाई कोर्ट पंढेर और कोहली दोनों को रिहा कर देता है। हालांकि सीबीआई इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील भी कर, जो कि एक्सेप्ट भी कर ली जाती है, और अभी भी इस केस की प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में जारी है। यहाँ पर मेरे माइंड में 3 मेजर क्वेश्चंस आए, शायद आपके में भी आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कि कोई इतना ज्यादा हैवानियत और दरिंदगी पे कैसे उतर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या हमारे देश में इतने एविडेंस, इतने सबूत काफी नहीं है किसी को गिल्टी प्रूव करके सजा देने के लिए। एंड द क्वेश्चन नंबर 3 इज, क्या पंढेर और कोहली को उनके करने की सजा मिल पाएगी, या फिर ये केस भी एक ऐसा केस बन के रह जाएगा जिसमें इंसाफ अधूरा होगा। आपको क्या लगता है? आई वॉन्ट टू नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन, सो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इट्स योर होस्ट एंड दोस्त मिस्टर वर्चुअल साइनिंग।